ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, जो लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फायर, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे थे। तो जो अपन ने H की वैल्यू है क्या निकाल ली थी फाइनली, I²RT, ये तो फाइनल निकली थी, और इससे पहले क्या निकली थी ऊपर H = VIT, और जब हमने ओम्स लॉ से V की वैल्यू पुट की दैट इज V = IR, तो हमको एक्सप्रेशन क्या मिला, H = I²RT। तो हीट यहां पे क्या है, एनर्जी है या पावर है, क्या है, पावर, एनर्जी, क्योंकि अपन ने टर्म्स ही हीट की जब एनर्जी की बात करी थी तो पावर इनटू टाइम करके निकाला था। पावर का फॉर्मूला क्या आया था, VI, उसको T से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमारी क्या निकली थी, एनर्जी। मतलब यहाँ पे ये एनर्जी की कौन सी फॉर्म है, हीट की फॉर्म है। तो एनर्जी एक फॉर्म में तो होती है, अलग अलग फॉर्म में, जैसे अभी इस रूम में बात करें लाइट फॉर्म में है, आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइट फॉर्म में मिल रही है ना। जैसे जब गर्मी होती है, हॉट करता है टेम्परेचर को, तो वो हीट एनर्जी होती है। अब बात करते हैं हम, अब मुझे ये बताएगा एनर्जी की यूनिट क्या होती है, आपने 9th में भी पढ़ी होगी, 9th 8th में, यूनिट क्या होती है, जूल, वेरी गुड, है ना, जूल होती है। और जैसे अपन कुछ इनटेक करते हैं फूड का, तो आप सुनते होंगे ना कैलोरी, आपके खाने पीने के सामान के पीछे भी लिखा होता है। आजकल बड़े लोग डाइटिंग करती हैं, आंटियां स्पेशली, है ना, तो लेकिन होती नहीं है पतली, लेकिन डाइटिंग जरूर करती है कि ये हमें कैलोरी खानी है, वो खानी है, सुना होगा ना, है ना। तो कैलोरी क्या होती है किसकी, वो भी एनर्जी तो है, लेकिन वो जो अपन इनटेक कर रहे हैं वो वाली उसको कैलोरी की फॉर्म में कहते हैं। लेकिन जब बात होती है जनरल टर्म की, जनरल यूनिट की, तो वो होती है जूल, जूल याद होती है। तो इसका मतलब ये जब भी यूनिट पढ़ती है तो कैसे पढ़ती है, कोई साइंटिस्ट ने उस चीज का इन्वेंशन किया होता है तो अपने नाम पे रखता है। तो जूल एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, जूल एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को बताया। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब भी बात हो रही है तो जो हीट एनर्जी डेसिपिएट हो रही है उसको किसने बताया, जूल्स ने बताया। तो जूल से आपको याद रखना, जो एनर्जी वाले थे ना, एनर्जी वाले वही जूल्स हैं। तो कहने का मतलब है एनर्जी की यूनिट जूल है। ये क्या कहते हैं, बहुत इजी है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बहुत इजी है, जो आपने पढ़ा है वही है। मेरे को ये बताओ हीट एनर्जी किसके बराबर है, फॉर्मूला क्या है, नहीं VI नहीं, आपको ये याद रखना है, क्योंकि करंट की फॉर्म में हमेशा फॉर्मूला रखता है। तो क्या याद रहेगा, I²RT, ये फॉर्मूला है। तो जूल्स लॉ ने कोई नया कुछ नहीं बताया, जूल्स लॉ ने कहा, 3 बातें उन्होंने कही कि जो आपकी हीट एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके करंट के स्क्वायर के बराबर। पहली बात ये कही। दूसरी बात कही कि जो हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली R के। और तीसरी बात क्या होगी, टाइम के क्या होगा, प्रोपोर्शनली। तो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही, जो उन्होंने फॉर्मूला निकाला उसी को उन्होंने क्या बना दिया, लॉ बना दिया, और उसका नाम पड़ा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, विच स्टेट्स दैट द फर्स्ट पार्ट इज द हीटिंग, द हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट का होल स्क्वायर। द सेकंड स्टेटमेंट इज heat energy directly proportional to the resistance और heat energy directly proportional to the time। तो अगर इन तीनों कंपोनेंट्स में से करंट, रेजिस्टेंस या टाइम में से कुछ भी बढ़ता है तो आपका क्या बढ़ेगी, हीट एनर्जी या फिर हीट बढ़ेगी। अगर आप किसी भी इक्विपमेंट, जैसे मान लो एक बल्ब है या एक रॉड है, रॉड के अंदर आपके करंट जा रहा है, तो अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो आपका क्या, कैसे बढ़ेगा, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किस पे, इसका मतलब करंट पे। दूसरा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस इक्विपमेंट का तो भी क्या होगी, हीट एनर्जी ज्यादा निकलेगी। और ज्यादा समय तक जब आप करंट को दोगे, जैसे आप 5 मिनट चलाते हो तो पानी थोड़ा कम गर्म होता है, 10 मिनट चलाते हो तो पूरा गर्म हो जाता है ना पानी, रूम जैसे हीटर के केस में भी यही होता है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा समय तक आप चलाओगे उतनी हीट एनर्जी आपकी डेसिपिएट होगी। तो दिस इज वी कॉल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये लिख लिया था अपन ने। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में आ गया। तो 3 कंपोनेंट के बराबर है, H = I²,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। एक एक करके मैं ये लिखवा देता हूँ आपको। तो अगर कोई आपसे पूछे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बता सकते हो ना बड़ी इजीली? हाँ, वेरी गुड। लिखें, लिख लिया हेडिंग? लिखो इसमें, दिस लॉ implies that heat produced in a resistor is पहला पॉइंट डालिए, law implies that heat produced in a resistor is, पहला पॉइंट लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ करंट फॉर गिवन रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकंड लिखिए, लिख लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। सेकंड है रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल टू ए रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन करंट। थर्ड पॉइंट लिखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, जितने समय के लिए उसको करंट को फ्लो किया जाएगा वो उसके प्रोपोर्शनल होगा हीट के। तो ये बात हो गई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब अपन इसके फाइनल पार्ट पे आते हैं, और जो कि इंपॉर्टेंट भी होता है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ऑल्दो मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिए हैं, विजुअलाइज करवा दिए हैं, तो देखो कोई भी थ्योरी पढ़ती है फिजिक्स के अंदर, अपन साइंस में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई एप्लीकेशन पार्ट होता है कि भैया आप उसको सीख के करोगे क्या, अगर जब तक उसका कोई एप्लीकेशन नहीं होगा। तो नो डाउट इसका एप्लीकेशन है, किसकी बात हो रही है, हीटिंग इफेक्ट, या फिर सिंपली मैं कह सकता हूँ जूल्स लॉ। हीटिंग इफेक्ट मतलब जूल्स ने डिराइव किया हीटिंग इफेक्ट को, तो जूल्स लॉ। तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, आप मुझे बताओ क्या क्या होगा इसका एप्लीकेशन, बताइए। टोस्टर मतलब जो अपना ब्रेड को टोस्ट करने के लिए, और हीटर, वेरी गुड, और आयरन, और आयरन हो गया प्रेस, और गीजर, वेरी गुड, और लॉन्ड्रीज के अंदर भी अपन गर्म पानी यूज करते हैं, तो लॉन्ड्री सर्विस के यूज कर सकते हैं अपन। और क्या क्या होगा, तो जहां पे भी है ना, जहां पे भी अपन को, और इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं, इंडक्शन कुकर भी आजकल आ गए हैं आपके, है ना, इंडक्शन जो बिजली से चलते हैं, तो हाँ इलेक्ट्रिक चूल्हा ही वो इंडक्शन कुकर हो गया। उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानो वहाँ पे इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। वो मे बी मैं आपको जब नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जब भी, तब मैं बताऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अभी के लिए जानो कि वो इलेक्ट्रिसिटी तो यूज़ कर रहे हैं, आप गैस तो यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना, तो वो हो गया, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट लिखिए, ये समझ में आ गया, तो ये पहला पॉइंट है, इसको लिख लो। फिर एक फ्यूज़ का कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहले जो चीज़ बता रखी है वो लिख लो, हाँ लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन का, द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री
इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री मतलब जो प्रेस वाले होते हैं ना, धोबी, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, कॉमा इलेक्ट्रिक टोस्टर, कॉमा इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक जो ओवन्स होते हैं ना घर पे खाना वाना बनाते हैं, इलेक्ट्रिक, जैसे आपका पिज्ज़ा वगैरह देखे होंगे आपने, वो ओवन्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन, कॉमा इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक कैटल। एक आजकल आपने देखा होगा एक आती है इलेक्ट्रिक कैटल जिसमें चाय वाय बनानी हो, आपके ऑफिस में कहीं आपने देखी होगी, यहाँ तो यूज़ करते नहीं है, ऑफिस में होती है ना, जिसमें चाय वगैरह गर्म कर लो, पानी गर्म कर लो, अंडे उबाल लो, इस टाइप का इलेक्ट्रिक कैटल आती है। इलेक्ट्रिक कैटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द familiar devices based on कौन से लो पे बेस्ड है ये, कौन से पे है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे, तो लिख लीजिए ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आर सम familiar devices based on जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब दूसरा देखिए एप्लीकेशन। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक बल्ब की, जो आपका 100 वाट का बल्ब आता है ना, जिसे हम जनरल पर्पस, टाइम से आने की कोशिश करो सभी, है ना, खुद अलार्म सेट करो, खुद ही उठो, कोई नहीं उठाएगा जीवन में, कोई किसी का कोई काम करने वाला नहीं है। तो 2 बजे 2:30 बजे सो जाओ, 1 घंटा सो मस्त, 3:30 बजे उठ जाओ, 3:30 से उठोगे तो आ जाओगे आराम से। ठीक है ना, तो हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। दूसरा हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब कौन से की बात कर रहे हैं यहाँ पे, CFL ट्यूबलाइट LED बल्ब की नहीं बात कर रहे हैं हम, जो बेसिक नेचर का जो बल्ब चलता था, आजकल थोड़े कम होने लगे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये वाला आपका जो 100 वाट का बल्ब होता है, ये है ना, ये आपके उसके 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड कैथोड। अब इधर देखो, मेरे को ये बताओ, जब भी हमें लाइट का जनरेशन करना होता है, इस बल्ब की बात हो रही है, इनकी नहीं, इनमें अलग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल यूज होता है, तो आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हो, भाई सप्लाई देते हो, फिर क्या होता है, तो बताना चाहेगा, ग्लो होता है। ग्लो क्यों होता है, क्या होता है, हाँ टंगस्टन वो मेटल है, ठीक है, वेरी गुड। फिलामेंट, जो ये फिलामेंट होता है ना, बहुत ही पतली सी छल्ली होती है, उसको फिलामेंट बोलते हैं ना। आप देखा होगा कई बार फ्यूज़ हो जाता है तो बोलते हैं, ऐसा आप देख के चेक करते हो, आजकल तो कम यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग तो फ्यूज़ हो जाते हैं तो भाई हाँ फ्यूज़ हो गया तो 10 रुपये का, नहीं 10 रुपये का आता है, खरीद के ले। तो अब मेरे को बताओ, इसमें लाइट कैसे जनरेट होती है, टंगस्टन तो यूज़ हो गया, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, क्या होता है आपके हिसाब से, तो सर चार्जेस तो ऑब्वियसली फ्लो होंगे, तो चार्जेस तो एक सिंपल कंडक्टर में भी फ्लो होते हैं, वो तो लाइट जनरेट नहीं करता, एक तार के अंदर भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्या हो रहा है, फिलामेंट ग्लो करता है। ग्लो क्यों करता है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, वेरी गुड, ग्लो करता है तो और भी तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आयरन में होती है, आयरन तो ग्लो नहीं करता, टंगस्टन ही क्यों ग्लो कर रहा है। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो इसका कॉन्सेप्ट, कि जब भी बात होती है इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना, इलेक्ट्रिसिटी को ग्लो करवाना। पास करवाने से कोई मतलब नहीं है, उसे क्या काम करवाना है हमें, उससे जनरेट करवानी है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप आग, एक फायर को जानते हो, फायर को जैसे ही आप कोई भी मान लो लकड़ी वगैरह आपने रखी और आप जलाते हो, तो जब भी कोई चीज जलती है, जलने का मतलब टेम्परेचर बढ़ना या कम होना, बढ़ना, तो क्या दिखता है आपको, एक लाइट दिखती है। तो क्या वही कॉन्सेप्ट इन लोगों ने यूज किया कि अगर मैं टेम्परेचर को इतना बढ़ा दूं कि वो सिर्फ करंट फ्लो ना हो, वो दिखे भी, और दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रिक बल्ब टू व्हाट द पर्पस इज, टू ग्लो दी बल्ब, है ना, और स्मेल। अब देखो, तो हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को जैसे ही इसमें फ्लो करवाते हैं, हमने एक स्पेशल मेटल लिया, नॉर्मल मेटल नहीं है, और वो हमने यूज किया टंगस्टन।
टंगस्टन और आयरन में फ़र्क क्या है कि जो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पॉइंट जहाँ पे वो मेल्ट हो जाए, जैसे पिघल जाए, पानी की लिक्विड फॉर्म में हो जाए। तो ये जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रॉक्स 1800 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बात करें जैसे वाटर की 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कोई भी आयरन 300-400 के लमसम होता है ना, लेकिन इसका कितना है 1800 डिग्री सेल्सियस तक ये पिघलता नहीं है। मतलब आप उसको कितनी भी एनर्जी दे दो, कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दे दो, ये आपका पिघलेगा नहीं, पहली थिंग। तो दूसरे मेटल्स को हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर उसको इतना हाई ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो वो तो क्या कर जाएंगे, पिघल जाएंगे। नहीं, हमें पिघलाना नहीं है, हमें उससे क्या ग्लो करवाना है। तो अब जब ज़्यादा टेम्परेचर देगा तो वो जो उस हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट वी यूज इन ए सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब। और स्पेशली हम इस मेटल को यूज करते हैं टंगस्टन को। क्यों? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है ना, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है, ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन इसका अच्छा मेल्टिंग पॉइंट है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है जो करंट को अपोज करे, है ना। तो जब जो चीज़ अपोज करेगी तभी तो वो रजिस्ट करके रखेगी ना उसे। अगर जल्दी से लूज कर देता फिर तो ये भी 300-400 पे पिघल जाना था। तो दिस इज वाई वी यूज टंगस्टन, और ये कॉन्सेप्ट यूज होता है किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में। बात समझ में आई? तो इस बात को लिख लें। चलो लिखिए। तो ये किसका एप्लीकेशन है मेरे को बताओ। अगेन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। इसमें भी तो अपन ने क्या किया, गर्म ही तो किया मेटल को। ठीक है, लिखिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस का मेल्टिंग पॉइंट 1800 नहीं, गलती से मैंने बोल दिया, 3 इतना होता है। हाँ, मतलब अप्रॉक्स 3800 इतना मान लो, है ना। तो आपको इतना याद रखना है कि 3500-4000 के आसपास होता है, ठीक है ना। वो अपना होता है प्लेटिनम का। अब लिखो, इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट कॉमा एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब फुल स्टॉप। फिलामेंट कौन सा पार्ट होता है? वो जो एक पतली सी रॉड होती है ना, उसमें बहुत माइन्यूट, उसे फिलामेंट बोलते हैं। तो जलती फिलामेंट है, बल्ब नहीं ग्लो करता, सिर्फ फिलामेंट ग्लो करता है। हाँ, फुल स्टॉप। फिर लिखिए, फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ strong metal with high melting point such as tungsten, और टंगस्टन के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा MP, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू 3380। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और भी मेटल्स होते हैं जिनका 3800, 4000, लेकिन फिर वो कॉस्टली हो जाते हैं। फिर हम उनको, कॉस्टली चीज़ होगी तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे ना। जैसे 10 रुपये का बल्ब है, अगर वो 1000 रुपये का आता, मान लो आज से 50 साल पहले, तो कोई लगाता अपने घर में? नहीं लगाता ना। तो हमें कैसा एलिमेंट चाहिए जो सस्ता हो, एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो सस्ती हो, मतलब हर लोगों के घर में हम उसे यूज़ कर सकें, ठीक है ना। फुल स्टॉप। फिर लिखिए, दिस फिलामेंट कैन retain as much of the heat generated as possible जितनी कर सकता है, generated as possible, comma, to become very hot and
वेरी हॉट एंड एमिट लाइट। एमिट EMIT प्रोड्यूस करता है, मतलब एमिट लाइट, फुल स्टॉप। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? गुड। अब बात करते हैं इसके थर्ड वन की। अब इसका जो थर्ड है वो है, बात करेंगे हम फ्यूज की। तो आप लोगों ने ये बड़ा जनरल टर्म है, दैट इज फ्यूज, जनरल डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे। तो क्या जानते हो आप फ्यूज के बारे में? कोई बताना चाहेगा अपने विचार? व्हाट इज फ्यूज? बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया, वापस ऑन कर, क्या MCB उड़ गई। MCB की वेरी गुड। सम मतलब इनका 90% आंसर सही है कि जब लाइट में क्या आता है, खराब आती है। अब वो खराब क्या होती है वो बात करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है इसका मतलब। तो क्या होता है, अप्लायंसेस खराब होने के डर से अपन क्या करते हैं, वो अप्लायंसेस खराब ना हो, क्या खराब हो जाए, हमारा जो 150 रुपये का फ्यूज़ है। 1 लाख की टीवी आपने लगाई बढ़िया एप्पल वाली खरीद के, है ना, बढ़िया एप्पल की फ़ोटो भी देख ली। सबने के घर में आजकल तो एप्पल, जियो वीओ पता नहीं कौन कौन सी टीवी वी आ रही है, और आपने बढ़िया 1 लाख की टीवी लगाई, है ना, नया नया घर बनाया है ना, बढ़िया नई घर में शादी हुई है तो एक नया टीवी लगवाया, एक बढ़िया नया फ्रिज लगवाया, है ना, और क्या क्या लगवाते हैं, एक बढ़िया लैपटॉप, हाँ AC लगवाया, हाँ AC का तो मैं भूल ही गया, है ना, AC लगवाया। तो आपने मतलब 5-6 लाख का तो सामान लगा रखा है घर में। फिर क्या हुआ, फिर आपने सोचा, किसी ने आपको, कोई मतलब मेरे जैसा गरीब आदमी होगा, उसने आके सजेस्ट, सर वो 100 रुपये का एक फ्यूज़ आता है वो लगवा लेना। अरे पागल है, फ्यूज़ व्यूज़ हम नहीं लगवाते, है ना, ये हम बस AC वगैरह लगाते हैं, है ना। बोले अच्छा साहब, तो बोले ठीक है। किसी दिन क्या हुआ, गलती से ग्रिड के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हुए, ग्रिड मतलब जहाँ से बिजली आती है, डिस्टर्बेंस हुए। तो यूजुअली 220 वोल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं होती, सब कुछ चलता है। लेकिन अचानक क्या हुआ, उस दिन 220 की जगह 600 वोल्ट बिजली आ गई घर में, और जो टीवी और AC की जो रेटिंग है वो है 500 वोल्ट। मतलब 500 से ऊपर जब भी बिजली आएगी तो वो राम राम सत्य है ना, सत्य बोलो कुछ बोलता है ना आगे, हाँ। तो क्या हो जाएगा उन टीवी का, फिर वो क्या अखबार में फोटो आती है कि यहाँ पे आई बिजली की कनेक्शन, बिजली आई ज़्यादा, तो वो ग्रिड के पास भत्ता मांगने जाते हैं। ग्रिड वाले बोलते हैं आपको किसी ने ये नहीं बताया 100 रुपये का एक फ्यूज़ लगता है, उसको लगवा लेते, आपने 5-5, 7-7 लाख के लगवा रखे हैं। तो बोले ये तो हमको लगा इस फ्यूज़ की क्या वैल्यू है। तो फ्यूज़ वो कंपोनेंट है जो आपको इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस से बचाता है। अब बताता हूँ कैसे होता है। आप लोगों ने घर में नाम सुना होगा MCB, उसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज़ थोड़ा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आज से आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मे बी आज से 10 साल पहले की बात है, मतलब 10 तो नहीं, ज़्यादा ही थोड़ा और पीछे चलते हैं, 15 साल, मतलब 2002-3 तक चलते थे, मतलब कॉन्सेप्ट ख़त्म तो सर हम तो हुए ही नहीं थे, तो लेकिन मतलब मैंने देखे हुए हैं 2003-4 तक, 10 तक फ्यूज़ थे। अब तो ये फ्यूज़ हटा दिए हैं, अब आ गई है MCB, वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम फ्यूज़ जान जाएंगे तो MCB भी जाएँ। तो MCB में क्या होता है, पहले बात कर लेते हैं MCB की। आप सपोज कोई तारवा ठीक कर रहे होते हो, गलती से कोई शॉर्ट होता है, मतलब कोई तार टच हुआ, तो एकदम से क्या देखते हो आप, आपकी जो कमरे की लाइट है वो चली गई और सभी जगह क्या आ रही है, आप जाके देखते हो जो MCB का जो स्विच है वो क्या हो गया, नीचे होगा। फिर वापस क्या करते हो, उसको ऑन कर देते हो, ये तो करते हो, सब कुछ नॉर्मल है ना। तो अब बात आती है ये फ्यूज़ क्या होता है। कॉन्सेप्ट वही है, अभी रिलेट कर दूंगा मैं। जब भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेज आए सप्लाई से, कहाँ से, सप्लाई से, है ना, डिस्टर्बेंस आए सप्लाई से, तो एक फिक्स्ड अमाउंट का क्या मतलब, कोई भी जो इक्विपमेंट होता है उसकी बोलते हैं औकात होती है, एक रेटिंग होती है, रेटिंग लिखी हुई भी होती है। कोई भी इक्विपमेंट की आप पढ़ोगे तो उसमें रेटिंग लिखी हुई होती है, 500 वोल्ट, है ना, करंट इतना होना चाहिए। तो रेटिंग का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा अगर आ गई तो इसके खराब होने के चांसेस है ना। तो क्या होता है, जब भी सप्लाई में डिस्टर्बेंसेज आते हैं तो करंट है आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब ये करंट जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा, तो ये क्या करेगा, जो आपके इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं घर में, इंडस्ट्री में, लाखों की मशीनें, ये तो चलो घर की बात है, मशीन्स होती है लाखों की, करोड़ों की, है ना। तो वो क्या करते हैं, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये करंट क्या चले गए आपके उस इंडस्ट्री में या घर में, तो वो क्या कर सकते हैं, जो लाखों का इक्विपमेंट है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो
तो अब आती है इसकी सेफ्टी कैसे दी जाए। तो एक नया कंपोनेंट, उसका एक कंपोनेंट का इजाद किया गया, उसका नाम किया गया फ्यूज। ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका होम है, होम के अंदर आपके अप्लायंसेस लगे हुए हैं और ये आपकी मेन सप्लाई है, ये यहाँ से सप्लाई आ रही है, जैसे ये जो तार है ना उसको सप्लाई बोलते हैं, आप कनेक्शन करवाते हो और बीच में आप क्या करते हो, एक आपका मीटर लगा हुआ होता है और एक आपका बोर्ड लगा होता है, स्विच बोर्ड, जहाँ पे बहुत सारी एमसीबीज होती है। तो वहाँ पे हम लगाते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ क्या करता है, एक सिंपल पतला सा वायर होता है इस तरह से, मतलब ये मान लीजिए एक ब्लॉक होता है, एक पतला सा वायर होता है, तो जहाँ से सप्लाई आ रही होती है ये उसका एक एंड यहाँ से कनेक्टेड होता है और जो सप्लाई जो दूसरा एंड है वो यहाँ से कनेक्टेड होता है। इन केस जब तक नॉर्मल आ रही होती है, बढ़िया करंट इसके फ्लो हो रहा होता है, कोई समस्या नहीं है। इन केस जब भी हाई करंट आता है, कब आता है वो, ड्यू टू दी डिस्टर्बेंस। तो जब भी हाई करंट आता है तो ये जो वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। लो मतलब थोड़ा सा गर्म हुआ पिघल जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसे बचाना है, मतलब इक्विपमेंट्स को बचाना है। कब, कि जैसे ही थोड़ा सा करंट रेज करे, तो जब भी हाई करंट रेज होता है तो वो टेम्परेचर को बढ़ाता है या घटाता है, बढ़ाता है। तो जैसे ही ज़्यादा करंट आया तो ये क्या कर देगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जो हमने यहाँ पे जो मेटल यूज़ किया है इस वायर में वो लो मेल्टिंग पॉइंट का किया है। तो लो मेल्टिंग मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा ये पिघल जाएगा, और जैसे ही पिघलेगा इट मीन्स ये कनेक्शन को क्या कर देगा, ओपन सर्किट कर देगा। ओपन सर्किट का मतलब आपका जो होम है और जो सप्लाई है उसके बीच में से कनेक्शन कट गया, और कट गया तो आपके होम के अप्लायंसेस बच गए। तो ये 100 रुपए का वायर आता है, इससे दिस इज दी सेफ्टी अप्लायंसेस। क्या समझ में आया? हाँ देखो, आजकल क्या होने लगा, जितने भी महंगे इक्विपमेंट्स हैं उसके अंदर खुद का सेफ्टी भी आती है, लेकिन अपन घर के लिए लगाते हैं तो ये फ्यूज़ होता है। अब बात होती है, ये तो फ्यूज़ हो गया, आपको यहाँ तक समझ में आया? अब इसको लिंक कर देता हूँ। ये आज से 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, कितने साल, 10 से 15 साल। अब यूज़ होते हैं एमसीबी। एमसीबी फ्यूज़ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसमें कोई वायर नहीं होता। इसमें क्या होता था ना कि पूरा पिघल जाता था, पिघल के मेल्ट हो जाता था। गाँवों में आप देख सकते हो, है ना, और पिघल जाता था तो ये कनेक्शन को ओपन। अब क्या होता है, पिघलता पिघलता कुछ नहीं है, परमानेंट। फिर इसको ठीक करना होता है ना, फिर क्या करते थे पहले के ज़माने, जैसे ये बॉक्स है तो बॉक्स के अंदर वायर टूट गया, अब क्या करते हैं, नया वायर लेंगे और वापस इसको लगा देंगे, हो गया कनेक्शन ऑन वापस, है ना। अब क्या करते हैं, अब यूज करते हैं हम एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नाम से समझ में आ रहा है, सर्किट को जो ब्रेक कर दे, इट इज कॉल्ड सर्किट ब्रेकर, है ना। तो ये क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा इसमें ऐसा होता है, एक स्विच सा होता है, एक बार ऊपर कर दो तो कनेक्शन ऑन है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे कुछ पिघलता नहीं है, इसकी एक अपनी रेटिंग होती है। जैसे ही उससे रेटिंग का करंट बढ़ता है ये क्या कर देता है, डाउन हो जाता है, मतलब ऑफ कर देता है कनेक्शन को मेन सप्लाई से और होम को हटा देता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिएचर। बस ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, ये थोड़ा फिजिकल टाइप था, मतलब इसमें खुद से जाके तार चेंज करो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, वापस ऑन कर दो, ऊपर कर दो, हो गया काम खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा फ्यूज का। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखा ना, जैसे ही करंट बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो वो मेल्ट हो गया। यहाँ पे कैसा इक्विपमेंट लेंगे, कैसा वायर लेंगे फ्यूज में, हाई मेल्टिंग पॉइंट का या लो मेल्टिंग पॉइंट का, लो मेल्टिंग पॉइंट का। लेकिन जब बात हो रही थी इलेक्ट्रिक बल्ब की तो वहाँ पे हमने कैसा मेटल यूज किया था, हाई मेल्टिंग। वहाँ पे हमें जनरेट करवानी थी, मतलब हमें उसे पिघलने नहीं देना था, यहाँ पे हमें जल्दी से पिघलाना है कि भैया थोड़ा सा करंट बढ़ा आप पिघल जाओ, ज़्यादा ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो बहुत मजबूत हूँ, ये काम रखना ही नहीं है, हम 5 रुपए का वायर नया लगा देंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फ्यूज का। समझ में आ गया? तो लिखें इस बात को, चलो समझ में आ रही है प्रैक्टिकल चीज़ें। तो ये हैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूज का पूछा जाता है आपसे। तो अब कोई भी पूछे तो बता सकते हो ना इजीली, समझ में आया ना घर में क्या चल रहा है। चलो लिखो थर्ड पॉइंट, it is also used in fuse. It is also used in fuse, connected in electric circuit. Fuse connected in electric circuit, full stop. Fuse is a
ये कैसा डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस है क्या? हाँ, इसको हम किस पर्पज से यूज कर रहे हैं? सेफ्टी पे। तो लिखिए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस used to protect the circuits and appliance, मतलब जो AC कूलर ये सब अप्लायंस होते हैं, and appliance by stopping the flow of high current, by stopping the flow of high current, by stopping the flow of high current, full stop, the wire of fuse। तो फ्यूज में एक सिंपल वायर ही तो यूज होता है। हाँ, तो लिखिए द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड ऑफ एन alloy of metals, is made of an alloy of metals, for example aluminium, copper, and iron, lead, लेड होता है ना, LED, लेड एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी में ही थर्ड में ही चल रहा है। अब मुझे ये बताइए, ये अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट हमें कैसा रखना है? इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आई बात? तो लिखिए इसी बात को, द अलॉय शुड बी ऑफ लो MP, MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट। मध्य प्रदेश मत समझ लेना, है ना, कि MP मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या होते हैं, लो MP एंड हाई रेजिस्टिविटी, हाँ, एक बार लिख लूँ मैं, 1 मिनट लिख लो फिर मैं बताता हूँ। हाई रेजिस्टिविटी एंड फ्यूज इज, अब मुझे इधर देखो, सबने फ्यूज इज तक लिख के, 1 मिनट सब सुनो। मुझे ये बताओ, 2 प्रकार के कनेक्शन है, वी है कौन कौन से? सीरीज एंड पैरेलल। मुझे ये बता दो कि सीरीज को हम फ्यूज को हम कौन से कनेक्शन में यूज करना चाहिए, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। किसमें? पैरेलल में। और किसी के कोई विचार? सीरीज में। बचा कुछ नहीं तो सीरीज। हाँ आपका विचार? सीरीज। आपका विचार? सीरीज। तो सीरीज क्यों? मतलब हाँ मैं पूछूंगा सीरीज, चलो ठीक है। आदित्य ये बताओ पैरेलल क्यों? क्योंकि सर एक के कनेक्शन टूट जाएंगे तो सर सारे के कनेक्शन टूट जाएंगे, क्योंकि वो वायर जल जाएगा। हमें कनेक्शन यहाँ पे तोड़ना है या जोड़ के रखना है? सर अभी तो हमें तो तोड़ना है तो हम कौन सा कनेक्शन यूज करेंगे? समझ में आई बात? हमें यहाँ जोड़ के नहीं रखना है, क्योंकि ये जोड़ना बहुत खराब है, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रहे हैं सप्लाई में। अगर पैरेलल में हमने लगा दिया फ्यूज, तो फ्यूज का तो कुछ काम ही नहीं बचा, फ्यूज जल जाएगा, बाकी भी जल जाएंगे साथ में। समझ में आई बात? फ्यूज, अभी देखो अब इधर देखो, ये मेरे सप्लाई आ रही है, मैंने क्या किया, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। एक तो मेरा फ्यूज को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये मेरा टीवी है, ये मेरा AC है भैया, है ना, ये लो, ठीक है ना। हाई करंट आया, हाई करंट आया तो फ्यूज तो की तो प्रॉपर्टी है, इसमें एक वायर यूज है, जो थोड़ा सा हाई करंट आते ही ये क्या हो जाता है, फ्यूज मतलब मेल्ट हो जाता है। ये तो गया, तो यहाँ का सर्किट कैसा हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो इसके सर्किट ओपन होने से या कुछ ना होने से इसमें तो करंट फ्लो होता ही रहेगा ना। तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो सब बजे राम राम श्री राम, सब हो गए, काम खत्म, है ना। हाँ बोलो।
पैसा भी गया। तो वो जो ऐसे दो चारों को बोल रहा था, देख हमने एसी वेसी लगवा लिया, ऐसी कोई बात नहीं है, घमंड नहीं किया कभी, है ना। तो अगले दिन वो जब पड़ोसी आके बोले भैया वो कल धमाका हुआ था, दिवाली का था कि एसी का धमाका था। जब धमाका होता है ना तो सबसे पहले पड़ोसी आते हैं देखने, वो देखने ये नहीं आया कि आपका कुछ धमाका हुआ, ये देख रहे हैं कि कितना धुआं उठा। धुआं उठना जरूरी है, अरे ऐसा ही होता है ना, देखने आते हैं ना कि हाँ बोलो। पैरेलल कनेक्शन में हम सप्लाई को यूज करते हैं, मतलब देखो प्रैक्टिकल कनेक्शन कैसा होगा। तो फिर अब देखो इधर, ये है हमारी सप्लाई जहां से आपकी बिजली आ रही है, फिर हमने सीरीज में कनेक्ट किया एक फ्यूज को, और फिर पैरेलल में कनेक्ट किए सभी इक्विपमेंट्स को। दिस इज दी प्रैक्टिकल वायरिंग। ये टीवी लगाओ, एसी लगाओ, कूलर लगाओ तो जलेगा, तो ये जलेगा और इसको तो बचा के रह जाएगा ना, तो जलने वाला पार्ट जल गया। तो सीरीज में हमेशा क्या यूज होगा, फ्यूज। क्या क्या इस बात को आप कभी भूलोगे नहीं, भूलना चाहिए, है ना। तो जब भी भूलो तो याद रखना, पड़ोसी आ जाएंगे धमाका देखने, है ना। तो अब पड़ोसियों को धमाका दिखाना है तो फ्यूज मत यूज़ करना। वैसे तो आजकल प्रैक्टिकली वो एक नॉर्म है कि आप एमसीबी लगाओगे ना, वो तो एक नॉर्मल सी थिंग है, लेकिन एमसीबी को कभी गलती से कोई ख़राब हो जाए तो उसको 100 रुपये को बदलवा लेना। आप ये मत सोचना कोई बात नहीं, डायरेक्ट ही कनेक्शन कर देते हैं ना, क्या ज़रूरत है, बदलवा लेना। 100 रुपये की आती है, 120 रुपये की एमसीबी आती है, हैवेल्स की लगवा लेना, ठीक है ना। तो ये बात है, तो समझ में आ गया कौन से में यूज़ करेंगे इसे, सीरीज़ में। पैरेलल में क्यों नहीं करेंगे, ये भी समझ में आया ना। अब वो देखो, अब आपका आपने, अब वो पड़ोसी बताएंगे बड़ा हुआ है छोटा हुआ है। हाँ हाँ, तो टीवी देख रहा हो तो बढ़िया, कोई मान लो कोई धोनी ने छक्का वक्का मारा हो तो छक्का बॉल भारी निकल के आ जाएगी टीवी के। चलो लिखिए। अब आजकल तो क्या है, डिस्टर्बेंसेस थोड़े कम हो गए हैं ग्रिड में। आज से मैं बात करूँ 2001-2 में, पहले लोग पता है क्या करते थे, ये जो आपके घर में वोल्टेज, चलो पहले लिख लेता है फिर मैं उसके डिस्कशन करता हूँ। एक बात भी है बड़ी अच्छी, वो भी बताऊँगा, लिखिए फटाफट। हाई रेजिस्टिविटी एंड फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। Fuse is always connected in series circuit. Full stop. When large current flow through the circuit, when large current flow through the circuit, the temperature of flow through the circuit, the temperature of fuse wire will increase. This melts the पिघला देगा the fuse wire and break the circuit, और वो सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, एंड ब्रेक दी सर्किट। फुल स्टॉप। लिख लिया सभी ने, समझ में आया, लिख लिया। तो ये बात थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब बोलो मानवेंद्र क्या डाउट था या क्लियर हो गया। क्या कह रहे हो। हाँ नहीं आती ना, फ्यूज ही ब्रेक हो गया मतलब लाइट चली जाती है उस वक्त के लिए। तो अब वापस आपको क्या करना होगा, जब सब कुछ सही हो जाए तो वापस, जब सही हो जाए तब उस वापस फ्यूज़ को सही कर दो। ऐसा नहीं कि अभी भी खराब ही पड़ा है और जाके वापस सही कर दो तो वापस फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। तो पहले ठीक कर लो और फिर जैसे मान लो कोई शॉर्ट सर्किट हो रखा है तो आप क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट हो रखा है, मान लो कोई 2 तार टच हो रखे हैं और आप फ्यूज़ गिर जाएगा, मतलब एमसीबी गिर जाएगी प्रैक्टिकली अभी, तो आप क्या करोगे, वापस ऑन करके आओगे। तो जैसे ऑन करोगे उसको लगेगा वापस, क्योंकि अभी सही किया ही नहीं आपने कनेक्शन, तो वापस वो नीचे गिर जाएगा। फिर वापस ऊपर करोगे फिर गिर जाएगा। तो पहले ठीक कर लो और फिर उसको ऑन कर लेना। ठीक, पता वो अपना पता चल रहा है ना गिर रहा है। और यहाँ पे जब भी कुछ कनेक्शन होता है तो यहाँ पे एक बार बार स्पार्किंग होगी। सर्किट जैसे मान लो 2 तार टच होते हैं तो स्पार्किंग होती है। जैसे मान लो आपने पॉजिटिव को वापस 2 बार कनेक्ट कर दिया तो स्पार्किंग होगी, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं तो स्पार्किंग नहीं होती। उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, जैसे मान लो 2 तार जा रहे हैं, पास में से एक तार गलती से चिपक गया। जैसे आपके बिजली के तार जा रहे हैं, 4 तार जा रहे हैं, R Y B,
ये वैसे आपका कॉन्सेप्ट नहीं है ना। और एक चार तार, गलती से अगर हवा आंधी की वजह से 2 तार टच हो गए तो एकदम से धमाका सा होता है ना, आवाज़ से आती है ना। आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊँ? हाँ बोलो। हाँ डीसी मोटर नहीं मत लगाना, वो किस पे काम होती है? डीसी पे काम करती है। वो किस पे काम करती है? डीसी वोल्ट। और जो घर में करंट के भी 2 प्रकार होते हैं, ये 12th में पढ़ने की चीज़ है, फिजिक्स अगर आप साइंस लेते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट। द फर्स्ट वन इज डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट, और घर में होता है एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ऐसे वेरी करता है, बताना चाहूँ, चलो सुन लो। डीसी करंट ऐसा होता है, मतलब फिक्स्ड करंट, ये होता है डीसी, मतलब टाइम के साथ इसकी करंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। सपोज 10 एम्पियर है तो जीवन भर क्या रहेगी? 10 एम्पियर। लेकिन जब बात होती है एसी करंट की, तो ये है, ये इसका ग्राफ है, ये टाइम के साथ ये ऐसे होता है, पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर 0 पे आता है, फिर बढ़ता है। तो जो घर में सप्लाई आ रही है वो इस तरह की आ रही है। अब आपको सोच रहे होंगे सर ऐसी आ रही है ना, लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकली ऐसी आ रही है। और ये जो खोज है ये टेस्ला की वजह से है। एडिसन ने जोड़ दिया था डीसी पे। एडिसन थे ना, अल्वा एडिसन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, उन्होंने कहा था नहीं सब जगह हम डीसी यूज़ करेंगे। लेकिन डीसी में बहुत सारे डिसएडवांटेज है ना। तो जो आप जो मोटर अगर उसको लगा दोगे, पहली बात तो उसकी रेटिंग बहुत कम है, बहुत छोटी उसके लिए, करंट के लिए। तो घर से सप्लाई है उसमें बहुत ज़्यादा है। और पहली बात, घर में जो सप्लाई वो एसी है ना कि डीसी, तो वो काम भी नहीं करेगी और जल भी जाएगी, क्योंकि उसकी रेटिंग कम है ना, वो इतना करंट। हाँ फ्यूज़ पूरे कमरे का चला जाता है। अब आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ क्या हुआ कि 2016 की बात है। आई थॉट आई वॉज इन फाइनल ईयर में था मैं। तो क्या होता है ना कि जब भी आप जैसे इंजीनियरिंग करते हो, तो जैसे सपोज आप इलेक्ट्रिकल से हो, तो जैसे मान लो कहीं बिजली पंखा ठीक करना हो, है ना, तो कौन ठीक करेगा? और हकीकत में भले हमने कभी ठीक किया ना हो, है ना, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये ठीक कर देगा। तो गांव में हम गए थे, कोई काम था, तो गांव में अभी भी एमसीबी नहीं लगी हुई है हमारे, है ना, सभी के हमारे क्या ये फ्यूज़ ही हैं, ये वायर वाले। तो मेरे को क्या पंखा लगाना था, तो पंखा वंखा मैंने देख लिया, है ना, कि कैसे क्या लगाते हैं। ठीक है लगा देंगे पंखा। तो मतलब मैं चढ़ा पंखा लगाने के लिए, एकदम वो जो होती है ना गेहूं की टंकी लगा के, लोहे की टंकी बढ़िया एकदम, मैंने इतना भी आइडिया लगाया लोहे की टंकी है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने सोचा कि भाई कनेक्शन लगाना है तो तार को मैं टच करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेन फ्यूज़ है उसको बाहर निकाल लेता हूँ। मतलब जो ऐसा होता है फ्यूज़ पूरा ऐसा, एक सॉकेट तो ऐसा होगा, फिर उसमें वो लगता है ऐसे डब्बा, तो इसको मैं बाहर निकाल लिया मैंने। तो अब कनेक्शन तो ब्रेक हो गया, तो मैंने सोचा इसको मैंने निकाल लिया। तो भाई फ्यूज़ मैंने क्या कर दिया, प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैंने कनेक्शन को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो कोई करंट नहीं आना चाहिए ना घर में, ठीक है। मैं पंखा उंखा लगाने चढ़ा एकदम कॉन्फिडेंस से फुल, है ना, कि भाई साहब अपन ने ऐसे थोड़ी, ये फाइनल ईयर में हम इंजीनियरिंग के, है ना, घमंड नहीं किया कभी हमने, है ना। तो मैं था और मेरे एक छोटा भाई है कज़न, तो वो था। तो फिर उसको मैंने बोला कि तू पंखा पकड़ के रख, पंखा वंखा तो सब नीचे सेट कर। मैंने एक तार डाला, पकड़ा, और फिर मैंने कह रहे हैं कि तार को टच नहीं किया था अभी तक, मैं प्लास से उसको छील रहा था, बस मेरे को कनेक्शन करके लगाना था। तो मैंने जैसे ही वहाँ से छोड़ा, वो मतलब नीचे गिरा ऐसे तार। तो घर में क्या होता है ना कि गाँवों में क्या होता है, कनेक्शन अंदर नहीं होते, मतलब यूजुअली ऐसे लटकते हुए तार, कोई इधर लटक रहा है, कोई किधर लटक, कोई रहता तो है नहीं, कभी कभी जाते हैं, कोई मर गया, कोई शादी है, ऐसे फंक्शन पे, है ना। तो क्या हुआ, तो अब वो एक तार नीचे गिरा। तो मैंने करंट, तो भाई मैंने तो प्रैक्टिकली क्या करा, सर्किट ही ब्रेक कर रखा है बाहर से ही, मेन स्विच से ही। तो नीचे गिरा और वो घूम के मतलब ऐसे लटक रहा था, ऐसे टच हुआ, टंकी पे आया और उसमें करंट। आई वॉज शॉक्ड। और भाई साहब, और फिर वो क्या, वो झूल रहा था, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा था। तो उसने एक झटका दिया, मेरी सारी इंजीनियरिंग बाहर, मैं नीचे, और बढ़िया वाला शौक लगा, है ना। फिर मैंने कभी पंखा नहीं लगाया, 100 रुपये 50 रुपये पंखा लगा के जाओ। तो ये ट्रेजेडी हुई। अब दिक्कत क्या थी, मैंने तो सही तो किया था, दिक्कत ये थी कि ये जो फ्यूज़ का कनेक्शन है वो प्रॉपर था ही नहीं, ये तो फ्यूज़ नाम के लिए था। ऑलरेडी वहाँ उन्होंने एक तार को चिपका रखा था, मतलब ऑलरेडी, मतलब नाम के लिए, क्योंकि वो फ्यूज़ खराब होते रहते हैं गाँव में, कभी बिजली ज़्यादा कम आती रहती है। तो उन्होंने बोले यार एक बार बार जल जाता है, एक परमानेंट तार चिपका दो, मतलब एक मोटा सा तार ले लिया बड़ा सा, अब वो तो पिघलेगा ही नहीं कभी, तो वो चिपका के रख रखा था। और मैंने बढ़िया एकदम होशियारी लगाई, हमने तो थ्योरी पढ़ रखी है पूरी, तो तार लगाया और बढ़िया शौक लगा। तो ऐसे तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क होता है। हाँ उछला तो नहीं, लेकिन काफ़ी भयंकर करने लगा, एकदम आया ऐसे हो गया।
बढ़िया कटिंग वटिंग हो गई मेरी, वो होती है ना कौन सी स्पाइक्स कटिंग, वो हो गई थी। तो ऐसा है, वो तो अच्छा हो मैं मरा नहीं तो अभी यहाँ कुछ और ही होता है। तो ऐसी बात है, समझ में आया यहाँ तक? तो समझ में आई चीज़ें? तो ये बात हमने किसकी करी, कितना 5 मिनट 10 मिनट बचा है, फटाफट अब ना ये अपना मेन जो टॉपिक है वो हो गए, अब अपना कुछ नहीं बचा है, पावर बचा है और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करेंगे। 2 ही टॉपिक बचे हैं, पावर को फटाफट कर लो, पावर वैसे अपन ने पढ़ ली है और कल इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे अपन। तो वहाँ पे कभी भी सिटी का हिसाब समझ के कि भाई हमने स्विच ऑन बंद कर दिया तो सब करंट बंद रहेगा, ऐसा नहीं होता गाँवों में। गाँवों में तो पता नहीं कौन सा तार किसी ने चिपका रखा है, क्या पता, ठीक है ना। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पावर। फिर मेरे को वो गाना याद आया, जग सुना सुना लागे जब कोई रहे ना अपना। हेडिंग डाली इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, बताया था ना। तो फटाफट लिख लो, थ्योरी है पहले, फिर लिखो, इसमें लिखो वी नो दैट, लिखिए, हाँ पॉइंट, वी नो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, ठीक है ना। और लिखो और नीचे एक अलग डेफिनेशन लिखो, और करके मतलब या, ठीक है ना। द रेट एट विच, द रेट एट विच, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी is dissipated or consumed in an electric circuit, or consumed in an electric circuit, full stop। तो हमने पावर का कल एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया था, क्या आया था? पावर क्या होती है? एक तरीके से वर्क डन बाय टाइम। वहां से हमने फाइनली एक टर्म निकाली थी V इक्वल टू क्यू टी, तो क्या निकल के आया था? VI। तो क्या डायरेक्टली लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टू क्या होगा? V इंटू आई। ये नहीं लिखना, ये लिखवाया था ना कल, लिखवाया था ना, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर का क्या है? वोल्टेज इंटू करंट। और जो डेफिनेशन दी है वो क्या कहता है कि द रेट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड, मतलब रेट का मतलब होता है 1/T, और किस क्या? एनर्जी डेसिपेटेड। एनर्जी कौन सी है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? VIT। तो T से T कटा तो फॉर्मूला वापस क्या बन गया? VI हो गया, बस 2 मिनट, है ना। तो क्या हो गया? तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आया? V इज इक्वल टू VI, ठीक है ना। अब आपको लिखना इतना है। अब देखो, वैसे मैंने ये चीज आपको बता दी है, ये हो गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? V इंटू आई। अब देखो, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। पुट कर दूं, नाउ पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? V की जगह पुट करो IR, क्या बना? I²R, ठीक है। ये चीज मैंने कल भी बताई थी, अब इसको लिखना है। और यहां पे I की जगह मैं पुट करता हूं V/R। तो V/R पुट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V²R और VI। तो ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर के। तो जो भी आपको क्वांटिटी दी गई हो, क्या उससे आप निकाल सकते हो पावर? अगर आपको करंट दिया हो, रेजिस्टेंस हो, पावर निकाल लो। वोल्टेज है तो वोल्टेज रेजिस्टेंस तो इससे निकाल लो। अगर वोल्टेज करंट दिया हुआ है, वोल्टेज करंट, तो तीनों एक्सप्रेशन से यूज करके आप जैसा न्यूमेरिकल है वैसा आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। अब इधर देखो, फाइनल लिख लेना। फिर बात करते हैं इसकी SI यूनिट की, किसकी? पावर की। तो SI यूनिट क्या होगी पावर की? वॉट। वेरी गुड, वॉट। वॉट क्यों नाम पड़ा? अगेन एक साइंटिस्ट थे। तो अब आप सुनते हो 100
वॉट का ये बल्ब है, 220 वॉट की ये मिक्सी है, 300 वॉट 1000 वॉट का हीटर। इट मीन्स ये क्या बता रहे हैं, उसकी पावर रेटिंग को बता रहे हैं। और हकीकत में कंज्यूम क्या होती है, पावर। इसलिए पावर रेटिंग को बताया जाता है किसी भी इक्विपमेंट की, अप्लायंस की। कि आप बोलते हो ना कि ये तो 40 वॉट, जैसे ये बात करूँगी 36 किलोवाट 36 वॉट की एक एलईडी है, ये 50 वाट का एक बल्ब है, तो टोटल कितना हो गया अपने इस रूम में 86, और एक 40 वाट का आपका इलेक्ट्रिक फैन है, ठीक है ना। तो इस तरह से वॉट क्या है, उसकी पावर कितना कंज्यूम कर, उसी से तो डिफाइन करोगे। तो ये होती है इसकी यूनिट। ये तो हो गई ऐसा यूनिट। अगर इस फॉर्मूले को यूज करके, VI वाले फॉर्मूले को यूज करके यूनिट बता सकते हो, क्या होगी? एक यूनिट और बता दो, क्या होगी? यूनिट निकालना कैसे? वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। करंट की यूनिट क्या होती है? तो एक यूनिट और हो गई ना, वोल्ट एम्पियर। इसको लिखते हैं V-A, मतलब वोल्ट एम्पियर। समझ में आई? तो इन बातों को लिख लो यहां से, ठीक है ना। और अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। अगर किसी अप्लायंस में 1 वोल्ट ड्रॉ हो रहा है तो किसका इक्विवेलेंट होगा? कितना वोल्ट? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।